तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ ऐसी कमियां थी जो कि आने वाले ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को सॉल्व नहीं कर पाई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया सिद्धांत आया जो कि था संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसको जानने से पहले हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम को जानेंगे जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू नहीं ड्रा कर सकते। जैसे कि अगर हमें BF3 का स्ट्रक्चर ड्रा करना हो, CH4 का ड्रा करना हो, CO2 का ड्रा करना हो, या फिर आपको ड्रा करना हो CCl4 का, तो हम इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू नहीं ड्रा कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आइए सबसे पहले हम BF3 के थ्रू समझते हैं। तो यदि हम बात करें बोरान ट्राइफ्लोराइड की, और बोरान का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p1। तो अगर इसे ऑर्बिटल फॉर्म में लिखे तो कुछ इस तरह का आएगा, और हम देखेंगे कि p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन के 3 ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ फ्लोरीन के एक ही ऑर्बिटल को भर सकते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनाना संभव नहीं है। तो इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? संकरण की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं संकरण क्या होता है और संकरण कितने प्रकार के होते हैं। यदि बात करें हम संकरण की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो संकरण का शॉर्ट रूप अगर हम शॉर्ट में अगर इसकी डिफिनीशन समझे तो इसका मतलब हुआ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल का एक दूसरे में मिलना। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। तो रसायन विज्ञान में परमाणविक कक्षकों द्वारा नया आकार एवं ऊर्जा वाले नए कक्षक निर्मित करना ही संकरण कहलाता है। किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 या अधिक नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रम को हम परमाणु कक्षकों का संकरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी परमाणु के 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 2 नए कक्षक बनाते हैं तो यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है संकरण। और 2 कक्षकों के अतिव्यापन से बने जो नए कक्षक होते हैं उन्हें हम संकरित कक्षक यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तथा यह बनने की जो प्रक्रिया होती है यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है संकरण। बात करें हम संकरण के प्रकार की, तो संकरण कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है आइए देखते हैं। तो पहला प्रकार है sp, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3, चौथा है sp3d, पांचवा है sp3d2 और छठा है sp3d3। तो ये 6 प्रकार के संकरण होते हैं। तो संकरण के ये 6 प्रकार जानने से पहले सबसे पहले हम जाने कि संकरण के कौन कौन से नियम है, क्योंकि इनको जानना जरूरी है। अगर हम इनको जान लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम कंसेप्ट संकरण से जुड़ा हुआ क्लियर हो जाता है। तो पहला नियम ये कहता है कि संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका प्रयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं, यानी कि जब भी संकरण का फॉर्मेशन होता है तो जो ऊर्जा का अंतर होता है कक्षकों के बीच वो लगभग समान हो, या अगर अंतर भी हो तो बहुत थोड़ा बहुत अंतर हो, परंतु उनके जो ऊर्जा का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए संकर कक्षक बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि संकरण में 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो जो नया कक्षक बनेगा यानी कि जो नए संकर कक्षक बनेंगे उसमें भी कक्षकों की संख्या 2 होगी। यदि संकरण में 4 कक्षक भाग ले रहे हैं तो जो नए संकर कक्षक बनेंगे उनकी संख्या क्या होगी? 4 होगी। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि संकर कक्षक प्रबल बंध बनाते हैं क्योंकि इनमें दिशात्मक गुण अधिक होता है, यानी कि जब भी नया संकर कक्षक बनता है वो क्या कहते हैं? दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। दिशात्मक गुण का मतलब है ये जब भी कोई एक विशेष हाइब्रिड बनेगा या हाइब्रिडाइजेशन बनेगा तो वहां पर क्या होगा? एक नया एंगल होगा। मतलब आप जब भी कोई नया संकरण पढ़ेंगे या संकरण के प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक कोण जरूर वहां पर दिखाई देगा। जैसे कि sp3 संकरण में आपको मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट का कोण, sp संकरण में मिलेगा आपको 180 डिग्री का कोण। तो यही कहता है दिशात्मक होती है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि संकर कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं, पाई बंध नहीं बनाते। तो याद रखिएगा संकर के द्वारा हम सिर्फ सिग्मा बंध को ही दिखा सकते हैं, पाई बंध को नहीं दिखा सकते। तो जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो वहां पर ये बात होगी।
नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि संकरण में रिक्त, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक ही भाग लेते हैं। तो जब भी संकरण होता है तो उसमें हम खाली या आधा भरा हुआ या पूरी तरह से भरा हुआ सभी कक्षक को ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि ऐसा आप लोगों ने पीछे नहीं देखा होगा। जब आप लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था तो वहां पर अर्धपूरित यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही भाग लेते थे, लेकिन संकरण में खाली हो, अर्धपूरित हो या फिर पूर्ण पूरित हो, सभी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं। बढ़ते हैं पॉइंट 7 की ओर। संकरण कक्षक द्विपालित होते हैं। इसमें एक बड़ी पाली और एक छोटी पाली होती है। बड़ी पाली बंध बनाने में भाग लेता है। तो जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा संकरण में तो वहां पर आपको बड़ी पाली और छोटी पाली समझा दूंगा। 8वां पॉइंट ये कहता है कि संकर कक्षों में प्रतिकर्षण निम्न क्रम से घटता रहता है। तो प्रतिकर्षण के घटने का क्रम क्या है आप नीचे देख सकते हैं। तो संकरण कक्षकों में सबसे अधिक जो प्रतिकर्षण होता है वो लोन पेयर में होता है, फिर उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर में। तो ये क्रम क्या है इसको हम आगे वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको अच्छे से समझेंगे। बस आप इस क्रम को याद रखिएगा, नहीं तो वहां पर हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो LV है, यानी कि LV का मतलब हुआ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म, BP का मतलब हुआ बंध युग्म, बॉन्ड पेयर। चलते हैं संकरण नियम के अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट ये कहता है कि निश्चित प्रकार का संकरण होने पर ज्यामिति व बंध कोण निश्चित होते हैं। जैसे अगर पता चल गया कि संकरण हमें sp2 है तो वहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि टेबल में लिखा है वहां पर बंध कोण यानी कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 120 डिग्री, और उनकी संरचना कैसी होगी, त्रिकोणमितीय समतल। यानी कि प्रत्येक संकरण के लिए एक निश्चित बंध कोण और ज्यामिति होती है। तो नीचे सभी टेबल में दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने पर अणु के बंध कोण व ज्यामिति निश्चित नहीं होते। तो यदि अगर किसी अणु की संरचना में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी ज्यामिति और बंध कोण को बदल देते हैं। तो ये थे हमारे संकरण नियम। नेक्स्ट, तो यदि हम बात करें sp3 संकरण की और 3 p ऑर्बिटल मिलते हैं तो बनता है 4 नए ऑर्बिटल, और चारों जो नए ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं sp3 संकरित। उसके बाद बात करें हम sp2 संकरण की तो एक s ऑर्बिटल और जब 2 p ऑर्बिटल मिलते हैं तो 3 नए ऑर्बिटल बनते हैं जिसे हम बोलते हैं sp2। वही बात करें हम sp संकरण की, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलते हैं तो समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं sp संकरण। तो यदि आप ऑर्बिटल के फॉर्म में देखेंगे तो s और p ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, जब s और p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। वही बात करें हम sp2 की तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। वही बात करें हम sp3 ऑर्बिटल की तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें उसी तरह sp3d की, sp3d2 की, तो sp3d में 5 ऑर्बिटल नए बनेंगे और sp3d2 में आपके 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिनकी संरचना आप देख सकते हैं। तो इनके एंगल और स्ट्रक्चर के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं sp3 संकरण की। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है CH4। तो CH4 में अगर हम पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p2। तो आप देख सकते हैं p में सिर्फ 2 ऑर्बिटल है, लेकिन हमारे पास अगर देखा जाए तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ पर 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, परंतु यहाँ पर कितने ऑर्बिटल खाली हैं, सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल खाली हैं। तो होगा क्या कि इस 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2pz में। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन गया तो इस अवस्था को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी कि उत्तेजित अवस्था। तो यहाँ पर आप कार्बन की 2 अवस्थाएं देख रहे हैं, एक ग्राउंड स्टेट जिसे हिंदी में बोलते हैं आधे अवस्था, और दूसरा है एक्साइटेड स्टेट जिसे हिंदी में बोलते हैं हम उत्तेजित अवस्था। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 4 ऑर्बिटल खाली हैं, एक s का और 3 p का। तो अब होगा क्या, जो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है वो सभी एक एक इलेक्ट्रॉन s में और p में भर जाएंगे, और इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा कौन सा संकरण हो जाएगा,
sp3 संकरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में भाग लिए हुए हैं। तो यदि हम बात करें sp3 संकरण के स्ट्रक्चर की, तो इनकी जो संरचना होती है वो होती है चतुष्फली यानी कि टेट्राहेड्रल, जैसा कि आप नीचे की ओर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, तो कुल मिलाकर 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं, नीचे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि जब sp3 संकरण होता है तो इनकी संरचना होती है टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फली, और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है यानी कि बंध कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर हम कह सकते हैं उसको 109.5 डिग्री, बट आप 109 डिग्री 28 मिनट याद रखिएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज कि CH4 जिसमें कि sp3 संकरण है, इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल भाग लिए हैं। इनकी संरचना है टेट्राहेड्रल और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये था हमारा sp3 संकरण। वही बात करें हम sp2 संकरण की, तो sp2 संकरण में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटल बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं sp2 संकरण। यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम BF3 को ले सकते हैं यानी कि बोरान ट्राईफ्लोराइड। तो बोरान का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 5। तो अब देखते हैं कि P में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल है, तो हमें 3 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो होता है क्या है, 2s2 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है 2p में, तो ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है तो देखते हैं कि यहाँ पर 3 ऑर्बिटल खाली है। तो 3 ऑर्बिटल खाली है, तो इसलिए जो 3 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के वो सभी चले जाएंगे p में और s में। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि s में 1 इलेक्ट्रॉन गया है और p में 2 इलेक्ट्रॉन गया है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल का जो मिक्सिंग हो रहा है एक s और 2 p का हो रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे sp2 संकरण। आइए मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। तो बोरान के आखिरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे 2s में और 1 इलेक्ट्रॉन होगा 2p में। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट है यानी कि सामान्य अवस्था है। तो हमें चाहिए 3 ऑर्बिटल, तो एक्साइटेड स्टेट जब होता है तो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है 2p में। तो इस तरह एक s में इलेक्ट्रॉन है और 2 p में इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऑर्बिटल के रूप में इस तरह देख सकते हैं। तो जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो बनेगा sp2 संकरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sp2 स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जो sp2 स्ट्रक्चर बनता है वो होता है ट्राइगोनल, क्योंकि इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का। तो आगे हम लोग 120 डिग्री का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब यहाँ पर ये जो फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन है वो आपके s और p में भर जाते हैं। तो इस प्रकार से बोरान ट्राईफ्लोराइड की संरचना बनती है। तो आप ऑर्बिटल के फॉर्म में देख लिए, और ये आपको बॉन्ड 120 डिग्री का आपको दिख रहा है, तो ये है BF3। नेक्स्ट हम बात करते हैं sp संकरण की। तो sp संकरण नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक s है तो एक p है, तो ये जब आपस में मिलेंगे तो 2 ऑर्बिटल मिलेंगे। तो 2 ऑर्बिटल मिलेंगे तो समान ऊर्जा के कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2 ऑर्बिटल बनेंगे। तो sp संकरण का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल है BeCl2, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि इसकी जो संरचना बनेगी वो होगी रेखीय, लीनियर। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो Be का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 1s में और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 2s में। अब होगा क्या, यहाँ पर एक भी ऑर्बिटल आपको खाली नहीं दिख रहा है, सभी में पेयर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन देखा जाए फॉर्मूले में BeCl2 में 2 क्लोरीन है, तो हमें 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो होगा क्या, Be बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा, मतलब 2s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2p में। तो आप देख रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑर्बिटल खाली मिल गए। तो इन दोनों ऑर्बिटल में क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलकर स्ट्रक्चर बना है, और यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल के मिलने से क्या बनेगा, sp संकरण। और इसकी संरचना की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, इसकी संरचना होती है रेखीय यानी कि लीनियर, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं।
तो ये है BeCl2 और ये एग्जाम्पल था sp संकरण का। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं sp3d, sp3d2, sp3d3 संकरण की, जिसमें कि d ऑर्बिटल भी पाया जाता है। तो यदि हम बात करें sp3d संकरण की, तो इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल भाग लेते हैं और ये मिलकर 5 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। यदि हम बात करें इनकी ज्यामिति की यानी इनकी संरचना की, तो इनकी संरचना होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वही बात करें इनके हम बॉन्ड एंगल की, तो इनमें 3 जो कोण बनते हैं वो 120 डिग्री के बनते हैं और जो 2 कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। आइए इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है PF5, तो आप PF5 भी ले सकते हैं, PCl5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम PF5 की बात कर रहे हैं। तो यदि हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं P में 3 ऑर्बिटल है, लेकिन P में 3 ही ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल खाली है। लेकिन हमारे पास फ्लोरीन के 5 आपके ऑर्बिटल है, तो अब 5 ऑर्बिटल है, हमें तो 5 ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें 3 ही ऑर्बिटल हमारे पास है। तो होगा क्या कि जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा आपके 3d में, ठीक है। तो यहाँ पर जो s का इलेक्ट्रॉन चला गया 3d में, तो एक्साइटेड स्टेट में हो गया, तो एक्साइटेड स्टेट में गया, तो अब हमारे पास कितने ऑर्बिटल खाली मिले हैं? 5 ऑर्बिटल खाली मिले हैं। एक तो मिल रहा है 3s में, 3 मिल रहे हैं आपके 3p में और एक मिल रहा है 3d में। तो आपको 5 ऑर्बिटल मिल रहे हैं। तो अब पांचों इलेक्ट्रॉन जो होंगे फ्लोरीन के, वो सभी क्या होंगे कि s में, p में और d में भर जाएंगे। तो इस तरह से जब फ्लोरीन के सभी इलेक्ट्रॉन इनमें भरते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक s, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि समान ऊर्जा के 5 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो संकरण हुआ वो हुआ sp3d संकरण। तो पांचों ऑर्बिटल में एक s का हो जाएगा, 3 p के हो जाएंगे, p में आपका px, py, pz होता है और d का जो होगा dz स्क्वायर होगा। तो ये 5 ऑर्बिटल मिलके आपके बनाते हैं sp3d संकरण। अब बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो अभी पीछे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। इनका स्ट्रक्चर जो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है और इनमें क्या होता है 3 120 डिग्री के कोण होंगे और 2 90 डिग्री के कोण होंगे, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जांपल में PCl5 का स्ट्रक्चर लिया है, तो आप चाहे तो PF5 का भी इसी तरह ड्रा कर सकते हैं। बस क्लोरीन की जगह आपको क्या लिखना होगा? फ्लोरीन लिखना होगा, बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आप इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि राइट साइड 2 आपको 90 डिग्री के एंगल दिख रहे हैं और 3 आपको 120 डिग्री के एंगल दिख रहा है। तो ये था हमारा sp3d का एग्जाम्पल जो था PCl5 या फिर PF5। नेक्स्ट हम बात करेंगे sp3d2 संकरण की। तो sp3d2 संकरण में एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के 6 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। और यदि बात करें हम इनकी ज्यामिति की, तो इनकी ज्यामिति होती है अष्टफली यानी कि ऑक्टाहेड्रल और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम SF6। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट से लिया है। तो सल्फर में आप देखेंगे कि 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में है आपके 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें चाहिए फ्लोरीन के लिए 6 ऑर्बिटल और सिर्फ हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 2 ही ऑर्बिटल खाली हैं। तो होगा क्या कि 3s2 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा d में और 3p से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा d में। तो इस तरह आप देखेंगे कि एक s का, 3p का और d का 2 ऑर्बिटल मिलकर आपस में 6 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये जो कंडीशन है यानी कि 6 ऑर्बिटल वाली जो कंडीशन है वो है एक्साइटेड स्टेट। और ये जब 6 ऑर्बिटल मिलते हैं तो बनाते हैं आपके sp3d2 संकरण। तो अब फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन इन सभी 6 ऑर्बिटल में भर जाएगा और इन सभी 6 ऑर्बिटल में प्रवेश करने के बाद ये निर्माण करता है sp3d2 संकरण की। यदि हम बात करें इनकी स्ट्रक्चर की, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम बात करें sp3d2 स्ट्रक्चर में, s हम सभी जानते हैं गोलाकार होता है, p में आपके px, py, pz आएंगे और d के जो 2 ऑर्बिटल आएंगे dx2, y2 और dz2, ये मिलकर यानी कि एक s का, 3p का और 2 d का मिलकर बना दिए sp3
D2। आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो अष्टफली और जो बॉन्ड एंगल है सभी कितने हैं 90 डिग्री के। तो इस तरह से हमारा बना sp3d2। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं sp3d3 संकरण की। तो जब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल आपस में मिलकर 7 नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं sp3d3 संकरण। और यदि हम बात करें इनके ज्यामिति की तो इनकी ज्यामिति होती है पंचभुजी द्विपिरामिडी यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इनके जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल में जो 5 कोण होंगे वो होंगे 72 डिग्री के और बाकी जो 2 कोण होंगे वो होंगे 90 डिग्री के। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं IF7। तो सबसे पहले हम बात करें आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। मैंने यहाँ पर ग्राउंड स्टेट स्ट्रक्चर लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 5p5 मतलब कि p में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ p में ही एक ऑर्बिटल खाली है, बाकी सभी ऑर्बिटल जो है s और p के भरे हुए हैं। तो होगा क्या कि p से 2 इलेक्ट्रॉन और s से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा d ऑर्बिटल में, तो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक s ऑर्बिटल खाली है, 3 p ऑर्बिटल खाली है और 3 d ऑर्बिटल खाली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के 7 नए ऑर्बिटल बना रहे हैं और ये जो संकरण है वो है sp3d3 संकरण। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि sp3d संकरण क्या है। अब जितने भी आपके फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी s में, p में और d में फिलअप हो जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और इसके बाद 3 d ऑर्बिटल है। आप सभी स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी संरचना की तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि इनकी संरचना होती है पंचभुजी द्विपिरामिडल यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और बॉन्ड एंगल भी मैंने आपको पीछे बताया है। 5 जो एंगल होंगे वो होंगे 72 डिग्री के और बाकी जो 2 एंगल होंगे वो होंगे 90 डिग्री के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी जो संरचना बनती है। तो IF7 की स्ट्रक्चर आप नीचे देख सकते हैं जिसमें कि sp3d3 संकरण पाया जाता है।